सेक्शन में दोनों आर्ट्स एंड साइंस। पिछले हमने कहानी आपके पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से कराया था आपका गौरी कहानी, है ना। सो उसके ही कंटिन्यूशन हम लोग आज करते हैं। यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि गौरी के परिवार पिता और माँ गौरी के शादी को लेके चिंतित है ना, और शादी के लिए वो दर दर भटकते हैं। बात वहाँ भी नहीं बनते, जिनसे बात बनती है जिनसे वो भी उनके ऑलरेडी पहले से ही वो शादीशुदा आदमी होते हैं। सो आइए जानते हैं आगे क्या है। पेज नंबर 16 आपके गद्य संकलन बुक से देखिए सेकंड पैराग्राफ। राधा कृष्ण रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। जिनकी मैंने अभी बात की थी उसी वर्ग के लिए कहते हैं रूप रंग तो नहीं, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत ही खराब है। गौरी के लायक वो आदमी नहीं है। मतलब इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती। बहुत ही सीधे साधे भोले भाले, उसको कपड़े पहनने और रहने के ढंग में उससे कोई मतलब नहीं है। उसके विचार एकदम सादा विचार, उसके है ना जो वर्ग के बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सादा रहन सहन, उच्च विचार वाले। हाँ, कहने के लिए हम कह सकते हैं सादा विचार, सादा जीवन, उच्च विचार से संबंधित ये वर्ग भी थे। और फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36 साल। साथ ही 2 बच्चे भी हैं उनके। वो विवाहित होने के कारण पहले से ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं। हाँ? उन्हीं बच्चों के लिए ही वो आदमी विवाह करने चाहते हैं। उसके देख रेख के लिए, उन बच्चों की देख रेख संभालने के लिए उन्हें विवाह की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि उन्हें अपने जीवन में उन बच्चों को देखभाल करने की उनके पास समय और फुर्सत नहीं थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी में से एक वो भी थे। उन दिनों भारत में जो आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। सो उसके चलते उन्हें काफी व्यस्त होना पड़ता था। कभी कारागार जैसे समय भी उन्हें बिताने पड़ते थे। सो इसी कारण वो दूसरी यानी उन बच्चों की देखरेख के लिए विवाह करना चाहते थे। उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया। ये सुन के जो भी क्रेजी, जो भी उनके वर्ग से संबंधित जो भी उम्मीदें लगा रखे थे, वो सारी उत्साह ठंडा पड़ गया। वे अपने बच्चों के लिए एक भाई चाहते हैं। क्या सुन के वो गुस्सा हो जाते हैं माँ कि भाई वो अपने बच्चों की देखरेख के लिए वो दाई चाहते हैं, पत्नी नहीं, वो दाई के लिए शादी करते हैं, क्योंकि बच्चे की देखरेख करने वाले को दाई कहते हैं। सो वो दाई के लिए यानी मेरी बेटी या हमारी बेटी दाई के रूप में हम नहीं दे सकते हैं, है ना। दाई के रूप में हम उनके साथ शादी नहीं कराना चाहते, जबकि पत्नी के लिए यानी दुल्हन के जैसे उसकी विदा करके उनको पत्नी के रूप में सौंपना चाहते हैं, है ना। ये सब सुन के माँ गुस्सा हो जाती है। जोश उनकी शादी के लिए जो भी जोश थे वो जोश उनके ठंडे पड़ जाते हैं। पर मेरी लड़की तो दूसरी शादी नहीं है, मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। जो जिनसे बात की कुंती, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है, वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या यह कहें कि अपने लिए करते हैं। हाँ, ये तो लोगों की दिखावा है, लोगों के सामने दिखावा करने के एक बहाने हैं कि अपने लिए करना होता है, किंतु वो कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए हमें शादी करनी है। हाँ, यही कहने का इनका जो चलता आया है। राधा कृष्ण, अरे नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है, मैं उनसे मिल चुका हूँ। कुंती की पत्नी यानी गौरी के पिता कहते हैं पत्नी से कि नहीं, वो वैसा स्वभाव के आदमी नहीं है, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। वो बहुत ही सादा सीधा, कपटी वाले विचार नहीं है, बहुत ही सादा सीधा विचार वाले आदमी है। उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। दिखावे उसके अंदर हो ही नहीं सकता। जैसा उसने अपना
अंदर विचार रखा, वही विचार हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की है। सो वो कतई भी व्यवहार के तौर पे देखा जाए तो कतई भी वो दोहरी व्यक्तित्व वाले नहीं है। वो जो है, जैसा है वैसा ही उन्होंने बोला। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ, जो अंदर है वही उन्होंने कह दिया। पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। इस प्रकार की जो वेशभूषा, वह कहीं नेता बनकर बख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। एज अ नेता के समान वो लोगों को भाषण देने के लायक है। उसके अंदर ऐसा है, ऐसा व्यक्तित्व है, किंतु वो किसी के दूल्हा बनकर नहीं जा सकता, कोई किसी के दूल्हा के लायक वो नहीं है। इसके अलावा 30 रुपए कुल उनकी तनख्वाह है। इन सब व्यक्तित्व के अलावा उसके 30 रुपए तनख्वाह भी है। इसके अलावा 30 रुपए उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। कांग्रेस के दफ्तर में, ऑफिस में वो एज अ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। 3 बार जेल जा चुके हैं, उसी के चलते, आंदोलन के चलते 3 बार वो जेल कारावास के जीवन भी व्यतीत कर चुके हैं। किस दिन चले जाए कुछ ठिकाना नहीं। कभी भी किसी भी वक्त वो फिर से कारावास के जीवन उसे बिताना पड़ सकता है। कारावास के समय उसे कारावास के लिए उसे जाना पड़ सकता है। उनका कोई ठिकाना नहीं है। इसी के चलते वो अपने बच्चों की देखरेख के लिए पत्नी चाहता है। कुंती आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। माँ कहती है, गौरी की माँ पति से सब कुछ बखान, दूल्हा यानी वर के बारे में सुन के, बखान कर सुन के वो कहती कि अब मैं नहीं सोच सकता कि वो आदमी बुरा है। मुझे नहीं लगता इतना सुनने के बाद उसके बारे में कि वो बुरा आदमी है। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता, वो है ही नहीं, मैं भी नहीं कहता, पर वह गौरी के पति होने लायक नहीं है। सच बात तो यह है, गौरी की उम्र और उसके उम्र देख के, एक तो वो विवाहित, 2 बच्चे की मां, ये सब जो है भिन्नता देखकर गौरी के लायक वो वर नहीं हो सकते। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? तुमने उसके बाद क्या क्या कहा, उसे क्या जवाब दिया? राधा कृष्ण, क्या कह देता? उन्हें बुला लाया हूँ, अगले इतवार को आवेंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। मैंने बुलाया है उन्हें अपने घर, अगले आने वाले जो इतवार यानी रविवार, संडे को बुलाया है। वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊंगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। इतना कहने के बाद तो बड़ा मुश्किल से राजी हुए आने को। गौरी दरवाजे के आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। दरवाजे के पीछे से गौरी, उसकी माँ और पिता की जो भी बातें चल रहे थे वो सब उन्होंने सुन ली थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपने बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। इतना कुछ दरवाजे के आड़ से माँ और पिता की जो भी उस आदमी के बारे में सुना, वो सुन के तो पिता और माँ तो घृणित थे उस आदमी से, गौरी की लायक नहीं समझते थे, किंतु गौरी को मन ही मन उस आदमी के प्रति श्रद्धा, क्योंकि देश के लिए कुछ कर रहे थे, श्रद्धा की भाव जाग गई थी। और पिता दूसरी तरफ उसी की शादी के लिए अपने रिश्तेदारों को कई पत्र लिखते हैं कि कोई आवर उसके लिए तलाश कर दो। अगला इतवार आया, जिस इतवार का इंतजार था आया, उसी दिन आने वाले थे वो आदमी। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखाने आएंगे। राधा कृष्ण ने यह पहले से ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया। 3-4
टेबल मेज है जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है और एक ग्लास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया। बहुत ही साधारण सा आयोजन है, जैसा हो जैसा सीताराम जी के व्यक्तित्व रहन सहन उसी अनुसार उन्होंने उनका भी जो है स्वागत किया। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी न थी। इतने सीधे साधे व्यक्ति थे तो उनके लिए कोई दिखावे करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सादा सा उन्होंने आयोजन किया, उनके स्वागत की। यथासंभव सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। उस समय दोनों बच्चों को भी साथ लेके आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे, बिल्कुल पिता की तरह। ना जूता ना मोजा ना किसी प्रकार का ठाट बाट, है ना, कोई दिखावा नहीं। पर दोनों बड़े प्रसन्न, दोनों बहुत ही खुश थे। बच्चे बड़े हंसमुख आकर घर में वे इस प्रकार खोलने लगे जैसे इस घर से वे चिर परिचित हो। आने के बाद उस घर में यानी गौरी के घर में इस प्रकार वो घुल मिल गए, खेलने लगे कि मानो परसों से उनके वहाँ पहचान है। कुंती एक तरफ बैठी थी। माँ बच्चों को कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदकानन सा जान पड़ा, जैसे कृष्ण ही इस घर में प्रवेश कर गए। उन बच्चों की जो आवाज कोलाहल सुन के, उन बच्चों की आवाज उछलते कूदते जो भी देखा, जो भी दृश्य वहां थे, उनको देख के वो माँ को, कुंती को ऐसा लगा जैसे कानन यानी कृष्ण जी ही वहां उपस्थित है के लिए उसने मन ही मन सोचा कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों को संभालने का भार उसे सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों की खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठे कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो। वह दौड़कर पिता के पास गया, उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है बताओ। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा, तुम दिखाओगे। इसी समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर हो भागी। बच्चे बिल्ली के पीछे सब भूल कर दौड़ते दौड़ते अंदर पहुंच गए। बड़ी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी। तब छोटे बच्चे ने उनका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा हंस पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगे ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। छोटे से बच्चे बिल्कुल तुतला के गौरी के साथ जैसे कई समय से उनके संबंध है, इतनी जल्दी घुल मिल गई और उसे ले जाने के लिए भी बच्चे तैयार हो गए। अब तो गौरी उनकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे। दोनों एक साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा सा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जो ही गौरी ने उन्हें आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे थे, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी ने उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते फिर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी, जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे। पिता के सामने वो ऐसी कुछ पाबंदियां थे कि पिता के सामने वो नहीं कह सकते थे। सो इसलिए चुपचाप से पिता के कहने पर वो बैठ गए। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते, आप मौका पाते ही
लोगों के सामने पिता की पोल खोलने लग गए। वो बात वो पिता को नहीं कह सकते थे खुल के बच्चे, इसलिए मौका पाते उन्होंने उनके सामने कहना, तो पिता की शिकायत करना शुरू की कि माँ के अनुपस्थिति में, माँ के न होने में कितनी सारी कमियां हो जाती है। पिता भी उन माँ की कमी को पूरा नहीं कर पाते। वही बच्चे अपनी शिकायत करते हैं। हाँ? बड़े ने कहा मिठाई भी तो नहीं खिलाते। छोटा बोला और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, और तो और मिठाई खिलौने ना देकर वो हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं कई समय के लिए, दिन भर नहीं आते। बहुत बाबू अच्छे नहीं हैं, है ना। इस कारण बच्चे कहते हैं कि हमारे बाबू अच्छे नहीं है, हमें खिलौने भी नहीं देते, मिठाई भी नहीं देते, और तो और हमें छोड़कर दिन भर भी नहीं आते, इसलिए बाबू हमारे अच्छे नहीं है। बड़ा बोला माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। है? बच्चे क्योंकि सत्य होते हैं, बच्चे साफ होते हैं हृदय के, सो बच्चे के जो भी बात थी बिल्कुल सत्य थी, और बच्चे लोग सब हंस देते हैं बच्चों की बात सुन के। काफी देर हो गई, यह देखकर सीताराम जी ने कहा समय बहुत हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसीलिए देखने को नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी जरूरत नहीं जितनी इन बच्चों को जरूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में, मेरे बाद उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। राधा कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा तो मेरी लड़की इनके बच्चों की दाई बनकर जाएंगी। कुंती ने सोचा कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, और जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय, है ना, किसी विलासी, है ना, किसी चीजों में, यानी किसी के क्या कहते हैं, जो ऐशो आराम के जीवन व्यतीत करने वाले इंसान से अच्छा, है, तो यही आदमी है, उसकी बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनकर पसंद करूंगी, है ना, किसी विलासी, किसी भोग विलास में रहने वाले, है ना, कई सारे आकर्षणों में फंसे हुए रहने वाले आदमी से ब्याह करने से अच्छा तो मैं इन्हीं मासूम बच्चों की माँ बनकर रहने के लिए मैं पसंद करूंगी। सीताराम जी को जानने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जी झूठी सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चित होकर चले जाते, परंतु इस ओर से जब मेरी कोई बात ना हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। बिल्कुल सीताराम जी को निश्चित थे, वो निश्चय कर लिए थे उन्होंने कि अब शादी तो हो कर ही रहेंगे इसी लड़की से। हाँ, यही एक देरी थी कि दिनांक यानी तारीख कब तय होगी शादी की, और वो निश्चिंत होके वहां से अपने बच्चों को लोभ लालच की मिठाई खिलाएंगे, सिनेमा दिखाएंगे, ये कह के गौरी से बड़ी मुश्किल से छुड़वा के ले गए। गौरी के साथ तो इतने घुल मिल गए थे कि बच्चे जाने के लिए भी तैयार नहीं थे घर। सीताराम जी उस समय उस पत्र की प्रतीक्षा में थी जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रूप और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बुरी बुआ थी, जब पिछली बार वो कारावास के लिए गए थे तब तो उनके साथ उनकी बुरी बुआ थी जो उन बच्चों को देख रेख करती थी, पर इस बार अगर जाऊं तो फिर जेल का मेहमान
धनवान बनना पड़े तो मेरे पीछे से बच्चे का देख रेख करने वाले कौन है, कौन करेगा। सो यही इसी बात की चिंता थी कि शादी की तारीख जल्दी आए, वो यही चाह रहे थे। यह कहानी क्या बच्चों की देखभाल कर सकेंगी? बच्चों की भी उन्हें अब तो बच्चे की देखभाल करने की उनकी बुआ भी नहीं थी। बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। गौरी के लिए दूसरी ही जगह शादी तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वे बिना जन्मपत्र मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो शादी नहीं कराना चाहते थे सीताराम जी से गौरी की। इसलिए वो यही झूठे कह के कि जन्म पत्रिका मिलाने की जो है बहाना बना के उन्हें पत्र लिख देते हैं। आप अपने जन्म पत्र भेज दें, पर पत्र के साथ सीताराम जी के यह समझने में देरी न लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्म पत्र भेज दी। जन्म पत्र भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्म पत्र नहीं मिलती, इसीलिए विवाह ना हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था। यहाँ रिश्तेदारों ने जो खोजने में लगे थे उनके लिए दूसरे वर से बात पक्की हो गई थी, जो उसकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। गौरी के लायक ही थे वो आदमी, धनवान भी थे, वो यही चाहते थे ना, धनवान भी थे ना, धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। धनवान भी थे और नायब तहसीलदार के रूप में वो नियुक्त भी हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी, भविष्य में उनकी पदोन्नति होने की और भी आशा थी, बड़े उच्च पद में जाने की आशा थी, जो वर इन्होंने अभी ढूंढा। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बद शक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी कहीं सुंदरता देखी जाती है। उस उम्र में कुछ अधिक देखा जाए तो उम्र में भी कुछ अधिक नहीं, 24-25 साल। देने लेने का झगड़ा यहाँ भी नहीं है, यानी दहेज की झगड़ा लफड़ा यहाँ पे इस आदमी के साथ भी नहीं। पहली शादी थी और माँ बाप बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिश धन्यवाद दिए, जिसकी कृपा से ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। जो परिवार यानी गौरी के पिता और माँ चाहते थे वैसा ही वर उन्हें मिला। धनी कम भी नहीं थे, धनी थे और वो नायब तहसीलदार में कार्यरत थे। भविष्य में आगे और भी पदोन्नति प्रमोशन होने के चांसेस थे और यहाँ दहेज लेन देन की चक्कर भी नहीं थे। और इसके चलते पिता बहुत खुश थे, भगवान को उनके ऐसे वर से बात पक्की होने के कारण उन्होंने भगवान को धन्यवाद भी दिया। सो आज यहाँ तक करते हैं, अगले क्लास में फिर मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं क्योंकि काफी लंबे हो गए कक्षा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा। सो थैंक यू आज के लिए।